गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी और साथ ही आप लोग पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। हम लोगों को पता है एएमयू का एंट्रेंस सबसे पहले होने वाला है, एएमयू बीएलएलबी का, तो हम लोग उसके लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करेंगे और जितना हो सके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न पर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं 2023 का एएमयू बीएलएलबी लीगल प्लस लीगल जीके और पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर डी ज्योर। डी ज्योर के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ज्योर का मतलब क्या होता है? तो हमें पता है कि डी ज्योर, ज्योर जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब लॉ है, लॉ से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? डी ज्योर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्ट। तो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। ज्योर वर्ड जहां पास भी आएगा तो वहां पास हम क्या मानेंगे? वहां पास हम मानेंगे कि लॉ या राइट की बात हो रही है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ। वहीं अगर डी फैक्टो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के लीगल मैक्सिम्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग हो सके तो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, डी ज्योर, डी फैक्टो, एमिकस क्यूरे, हैबियस कॉर्पस, प्रिमा फेसाई, एब इनिशियो, एलिबी, ये सारे वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, लीगल टर्म्स आप लोगों को याद होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेटेड इन, किस कंट्री में पीआईएल का ओरिजिनेशन हुआ? तो अगर पीआईएल का ओरिजिनेशन देखेंगे तो वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है यूएस में हुआ है, ठीक है। तो पीआईएल जो हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, बट इनिशियली इट वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम यूएसए, अमेरिका, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें कि किस केस से ये फेमस हुआ है, तो फेमस केस तो हुसैन आरा खातून है कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ? फेमस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो कस्टडी में वायलेंस होता है लोगों के साथ, ठीक है, जो भी प्रिजनर है उनके साथ, उससे रिलेटेड ये पीआईएल था। बिकॉज वो लोग खुद से नहीं कर पाते थे, तो एक कपिला हिंगोरानी नाम की एक एक्टिविस्ट थी, तो शी फाइल्ड अ पीआईएल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज प्रिजनर्स, ताकि उनके साथ जो वायलेंस हो रहा है, जो उनके आर्टिकल, जो उनके फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, वो ना हो। तो फेमस हुआ हुसैनारा खातून से। लेकिन अगर कहें कि पीआईएल से रिलेटेड सबसे पहला केस क्या था, तो पीआईएल से रिलेटेड अगर देखें तो वेरी फर्स्ट केस, ऑल्दो इट इज नॉट सो पॉपुलर, बॉम्बे कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई। इस केस में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था पीआईएल के कॉन्सेप्ट को बाय बी आर कृष्ण अय्यर। तो पीआईएल की कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने वाले दो लोग हैं, एक हैं कृष्ण अय्यर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, और वहीं हम दूसरा देखें तो है हमारे पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। ये दो लोगों को क्रेडिट जाता है इंडिया में पीआईएल को डेवलप करने का, ठीक है। पीआईएल से रिलेटेड एक और टर्म है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। तो एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? लेटर जुरिस्डिक्शन, कि अगर किसी ने लेटर से भी लिख करके कंप्लेन भेजा है किसके पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, तो वहां पास भी क्या है, उसको एज अ रिट पिटिशन एंटरटेन कर लेगी, दैट इज नोन एज एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, और वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रेल में ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा कि पीआईएल का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है अमेरिका से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When an organization is unable to honor its financial obligation or make payments
to its creditor, it has an option to file for। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, जो भी उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो भी उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा है टाइमली, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को सैलरीज नहीं मिल रही है और भी अदर चीजें हैं वो नहीं कर पा रहा है, और साथ में जो क्रेडिटर्स हैं जिससे उसने उधार ले रखा है, ठीक है, उसको वो डेट को पे नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक करप्सी के लिए फाइल कर देगा। हम कहते हैं ना कि ये इंसान क्या हो गया, बैंक करप्ट हो गया है। बैंक करप्ट उसे कहते हैं कि पर्सन हु इज अनेबल टू पे द डेट, ठीक है, जो भी उसने कर्ज लिया है उसको वो पे नहीं कर पा रहा है तो वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो ये हो गया बैंक करप्सी। इसके बाद आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक तरीका है। ये क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, हमारे पास डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं, हम जुडिशरी का हम रास्ता अपनाते हैं, लेकिन क्या है सिविल केसेस में क्या है कि इतना ज्यादा पेंडिंग हो गया है कोर्ट के पास कि कोर्ट खुद कहती है कि अगर आपका ये जो है, जो भी आपका मैटर है, डिस्प्यूट है, आप अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्लीज इसको क्या कीजिए, आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट। ये क्या है, ऑल्टरनेट है, जो हमारा एक मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन उन कोर्ट के अलावा ऑल्टरनेटिव आपके पास है, क्या है, आर्बिट्रेशन। ये एक मैकेनिज्म है जहां पास क्या है, एक न्यूट्रल क्या होगा, जज कह लीजिए, एक न्यूट्रल पर्सन होगा, वो पर्सन क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है, उस डिस्प्यूट को, और वो क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस चीज को सेटलमेंट करा सकते हैं, तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द वेरी लीडिंग एंड इमर्जिंग फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ में ये काफी ज्यादा इसका इमर्जेंस हो रहा है आर्बिट्रेशन का, क्योंकि बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो आर्बिट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो आर्बिट्रेटर बन रहे हैं या आर्बिट्रेशन फर्म खोल रहे हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज का अलग अलग कंपनीज के साथ डील होता है, वेंडर्स के साथ डील होता है, तो दे यूजुअली चूज कि उनका आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो कंपनीज का, वो क्या है, वो कोर्ट में जाके ना रिजॉल्व करें बल्कि आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करें। तो जिस फर्म के साथ वो लोग क्या कर लेंगे, टाई अप कर लेंगे कि हम मेरा कंपनी का जो भी डिस्प्यूट होगा वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम आर्बिट्रेशन। ब्रेंडा हेल was sworn in as फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये ब्रेंडा हेल के बारे में ये पूछा है, तो ये इस साल तो नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आने के एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऑल्दो इट वाज शी वाज फ्रॉम यूके, कि यूके की सुप्रीम कोर्ट की ये प्रेसिडेंट पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस थिंग वाज इन न्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये 2023 का है, तो 2022 में 2021 में ये न्यूज में रहा होगा, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। उसी तरह से हम क्या देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्या कोई चीज अभी चल रही है, कहीं अगर कोई चीज चल रही है, कहीं कोई फीमेल का, कहीं कोई फर्स्ट वुमेन का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो चीज हमें याद रख लेनी है, ठीक है, वो चीज हमें क्या है, याद रख लेनी है। अगर किसी फर्स्ट फीमेल का, फर्स्ट वुमेन का कहीं भी किसी भी जगह पर अपॉइंटमेंट किया गया है, तो दैट वी हैव टू रिमेम्बर, नहीं तो अदरवाइज इस चीज को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई फर्स्ट फीमेल या कोई फर्स्ट वुमेन इस तरह से अपॉइंट हुई है, वो आपको याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, among the following which country suffered disintegration due to political fight on the basis of religious and ethnic identities। ethnic identities और religious identity के बेसिस पर पॉलिटिकल फाइट हुआ है और उस कंट्री का क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि अलग अलग पार्ट में बन गए हैं और वो सब के सब अलग नेशन बन गए हैं, अराउंड 6 नेशन बन गए हैं। तो ये कौन सी कंट्री है, यहाँ किस कंट्री की बात हो रही है, वो ऑप्शन में हमें चूज करना है। यूगोस्लेविया है, इंडिया है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है। तो यहाँ बस क्या है, हम एथनिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एथनिक आइडेंटिटीज, सिर्फ रिलीजन नहीं, एथनिक आइडेंटिटीज, यानी कि वो क्या है, एथनिक बेसिस पर, रेशियल बेसिस पर, कि हाँ ये जो है इनकी एथनिसिटी ये है, ठीक है, इस बेसिस पर क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो दैट इज यूगोस्लेविया। आप लोगों ने एनसीईआरटी में अगर 9 या 10th में ये क्या है, ये स्टोरी दी गई थी, यूगोस्लेविया बहुत सारी सेवरल कंट्रीज में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, क्रोशिया बन गया है, उसके अलावा मॉन्टेनेग्रो बन गया है,
तो ये सारे कुछ कंट्रीज है, सर्बिया बन गया, ये सारे के सारे क्या है, यूगोस्लेविया से अलग होकर बने हैं, जहां बस क्या है, इथनिक आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है, पॉलिटिकल फाइट हुई और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो दैट विल बी यूगोस्लेविया। सिर्फ रिलीजन ही नहीं, यहाँ पास एथनिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर भी हुआ है, तो ये चीज हमें याद रखना है, इसीलिए हम लोग इंडिया को टिक नहीं करेंगे, यूगोस्लेविया को करेंगे। और हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ है, यूगोस्लेविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ क्या किया गया, एक प्रॉपर एक्ट लाया गया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। यहाँ इनका क्या हुआ, आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, ठीक है, किसी के ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुए लोगों के बीच में, और उसके बाद क्या हुआ कि सब जो नेशंस थे, अलग अलग जो पार्ट थी यूगोस्लेविया की, उन्होंने अपने आप को अलग अलग नेशन डिक्लेयर कर दिया। हमारे यहाँ क्या एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था पार्टीशन के लिए, हमारा डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इंडिया में सीट जो है वो रिजर्व वुमेन के लिए कहाँ होता है, तो अगर ये देख रहे हैं 2023 का है, तो यहाँ पास तो यहाँ आंसर हो जाएगा पंचायती राज बॉडीज, ठीक है, कि पंचायत में क्या है 33% जो है वो रिजर्वेशन जो है दिया गया है वुमेन को। लेकिन अगर अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ये तो 2023 का है, लेकिन 2023 में ही एक हमारा 106 अमेंडमेंट एक्ट आता है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। ये क्या करता है, ये लाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे क्या किया जाता है, 33% सीट रिजर्व कर दिया जाता है, 33% सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन in parliament and state assembly। ठीक है, ये ऑल दो इन्फोर्स नहीं किया गया है अभी, ये 33% ऑफ रिजर्वेशन मिला नहीं है वुमेन को, इट इज नॉट इन्फोर्स। कहा जा रहा है कि जब दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी और फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर्मेशन होगा तब ये अप्लाई करेगा, बट इट हैज बीन पास्ड, ये पास हो चुका है, ये 33% सीट वाला 1/3 रिजर्वेशन मिल चुका है, बट इट हैज नॉट बीन इन्फोर्स्ड येट। तो यहाँ पास फिलहाल के लिए तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि सीट जो रिजर्व होकर चलता है वो पंचायती राज बॉडीज में ही है, ठीक है, और ये सिंस 2023 का है, तो उस टाइम पर क्या है, ये वाला नहीं आया था, ये वाला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो नहीं आया था, तो उस टाइम के लिए क्या है कि पंचायती राज बॉडी सही होगा। लेकिन अभी अगर बात करें कि सीट रिजर्वेशन किस किस जगह प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर प्रोवाइडेड पूछेगा तो कहा जाएगा कि प्रोवाइडेड तो लोकसभा में भी, पार्लियामेंट में भी है, साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पंचायत में, दोनों में है। लेकिन अगर पूछ देगा कि क्या ये इन्फोर्स है, ठीक है, क्या ये मिल रहा है, ठीक है, तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको चेंजेस लाया गया है, बट इन ऑन ग्राउंड इट हैज नॉट बीन एप्लीकेबल येट। तो ये बात हमें याद रखनी है, इन्फोर्स अभी नहीं किया गया है, अप्लाई इसे नहीं किया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे इंक्लूड कर दिया गया है, ऑल दो इट हैज नॉट बीन अप्लाइड। तो ये बात हमें याद रखना है, लेकिन पंचायती राज बॉडीज में अप्लाइड हो चुका है, ठीक है, मिलता आ रहा है विमेन को रिजर्वेशन। एनजीटी स्टैंड फॉर, एनजीटी का मतलब क्या होता है, तो एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि 2010 में बना था, और ये एक स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल है, एक स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक तरह का कोर्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट को क्या करता है, ये सुनता है। रिड्रेसल of dispute related to environment, तो environment से related जो भी मसला है, जो भी dispute है, उसको तो हमें ये याद रखना है, ये क्या है, रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी है। इसके साथ में आप मुझे बताइएगा कि इसके चेयरमैन कौन है, एनजीटी के अभी करंट चेयरमैन कौन है। इसके साथ में हमें याद रखना है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत में ये बना है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात भी हमें याद रखना है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये 2010 में बना है,
2010 में बना है, तो अराउंड ये क्या है 25 ईयर्स इसके हो चुके हैं, ठीक है, 25 ईयर नहीं सॉरी 15 ईयर्स हो गए हैं, तो इसीलिए ये दिस थिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं, चेयरमैन का नाम आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन टू प्रमोट वुमेन्स राइट ग्लोबली Which country has launched its feminist foreign policy manual? किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये 2023 का उस टाइम पर ये न्यूज में था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए क्या है ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इसी से सिमिलर अगर कोई चीज लाया है किसी कंट्री ने, जैसे यूएस ने टेक इट डाउन एक्ट लाया है, क्यों लाया है ये टेक इट डाउन एक्ट? लाया है टू टैकल डीप फेक इमेजेस एंड वीडियोस। तो ये क्या है, ये अभी न्यूज में है, ठीक है, तो ये न्यूज में है, तो ये हो सकता है ये आपसे पूछ दे, क्यों? क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पर न्यूज में था, इसलिए आपसे पूछ लिया गया है। तो उससे सिमिलर आपको ये देखिए, ये आपको है इस तरह से, और भी अगर कोई इससे सिमिलर है वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉलिटी का सेगमेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं पॉलिटी का। Which one of the following is the federal feature of Indian Constitution? Indian Constitution का federal feature कौन सा है? A written and flexible constitution, an independent judiciary, vesting of residuary power within center, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जहां भी जब भी हम लोग फेडरल फीचर की बात करते हैं, तो फेडरल फीचर का मतलब ये होता है कि भाई पावर का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स हो रहा है। डिवीजन ऑफ पावर के लिए हम रेफर कर सकते हैं 7th शेड्यूल का। 7th शेड्यूल क्या बात करता है, वो 3 लिस्ट देता है, एक यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, और वो लिस्ट क्या हमें बताती है कि जो मैटर्स है जिस पर कानून बनाएगी, ठीक है, कौन सेंटर कौन से मैटर पर कानून बनाएगी, स्टेट कौन से मैटर पर कानून बनाएगी, और दोनों मिलकर किस मैटर पर कानून बनाएंगे। तो ये क्या है, उसी को कहते हैं हम फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग गवर्नमेंट, अमंग वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अमंग वेरियस लेवल, इसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। तो इसीलिए हमारा फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसके अलावा फेडरल फीचर का एक दो और ये है फीचर्स हैं, ऐसे तो ये सारे भी रिटन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर तो है, बट दिस इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फेडरल फीचर की बात करें तो दैट इज स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमें याद रखना है। साथ में हमारे यहाँ फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे यहाँ ट्रू फेडरलिज्म भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि हमारे यहाँ ट्रू फेडरलिज्म, नो ट्रू फेडरलिज्म, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है वहां पर सेंटर जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो कि हमने कहां से लिया है, जो कि हमने लिया है कनाडा से लिया है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नो ट्रू फेडरलिज्म, इंडिया में ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पावर जो है उसका डिवीजन हुआ है, पावर का डिवीजन हुआ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में भी, और अलग अलग स्टेट्स को भी कुछ पावर दिए गए हैं कि वो इन मैटर्स पर लॉज बना सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज फेडरलिज्म, ठीक है। दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। हमारे यहाँ कौन सा होता है, हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो होता है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। Moving forward to next question, which one of the following right was described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of Indian Constitution? Indian Constitution का heart and soul हमें याद रखना, क्या बोल रहा है, heart and soul बोल रहा है, heart भी और soul भी बोल रहा है, तो वहां हमें कर देना है right to constitutional remedy, आर्टिकल 32 जो की है, ठीक है, यही है हमारा क्या, heart and soul of constitution, ठीक है। ये किसने कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन अगर पूछ दे सिर्फ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हो जाएगा हमारा प्रीएम्बल। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिर्फ पूछ दे तो दैट विल बी प्रीएम्बल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हार्ट एंड सोल पूछेगा
तो हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सिर्फ सोल पूछेगा तब हो जाएगा हमारा प्रेमबल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर के बारे में चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी हमें याद रखना है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इन इंडिया द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज, गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस यानी कितने ड्यूरेशन तक एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अभी बहुत अब आते हैं गवर्नर पर। जब हम गवर्नर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास हम देखेंगे बिहार के अभी नए गवर्नर बने हैं, वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने हैं, इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये सबके क्या बने हैं, नए नए गवर्नर बने हैं। अब आपको क्या है, जैसे बिहार के अता हुसैन बने हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के आर एन रवि बने हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या है, ये नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आप ये मुझे बताइएगा तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कौन नए गवर्नर बने हैं, और साथ में इन सब की लिस्ट को आपको याद कर लेना है। इसके अलावा दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, दिल्ली और लद्दाख के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी न्यूली अपॉइंटेड है, तो इन सब को आपको याद रख लेना है। दिल्ली लद्दाख के हैं विनय सक्सेना, आप मुझे दिल्ली का बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, इन जनरल जो गवर्नर का पोस्ट होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। अगर हम देखें तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है, लेकिन फिर भी इसका टर्म जो है वो फिक्स किया गया है 5 साल के लिए ही, ठीक है, कि 5 इयर्स के लिए। अगर यहाँ पास वैसे तो इसका सही करेक्ट जो होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, लेकिन सिंस यहाँ पास प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं मेंशन है तो वी विल बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यहाँ 5 इयर्स हो जाएगा। नहीं तो इन जनरल गवर्नर का प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही हम लोग मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट का प्लेजर ही उसका टेन्योर है, कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपॉइंट कर सकता है और प्रेसिडेंट चाहे तो अपने टेन्योर खत्म होने से पहले 5 साल खत्म होने से पहले हटा भी सकता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पास अगर टर्म ऑफ ऑफिस फिर भी पूछ देगा तो दैट विल बी 5 इयर्स, अगर यहाँ पास प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं मेंशन है तो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हमें गवर्नर के बारे में याद रखनी है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक गवर्नर एक स्टेट से ज्यादा का भी गवर्नर हो सकता है, यानी कि गवर्नर एक है, ये 2 स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये चीज हमें याद रखनी है। गवर्नर इस वजह से भी न्यूज में था, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन से नए गवर्नर अपॉइंटेड हुए हैं, उनके नाम क्या है, किस किस स्टेट के लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज आपको गवर्नर से रिलेटेड याद कर लेनी है। द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें अपडेटेड डाटा मेंशन नहीं है, नहीं तो अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हो जाएंगे 34, ठीक है, 34 है टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस को मिला करके, चीफ जस्टिस को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो है 34 एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ 34 है, लेकिन यहाँ पास पुराना डेटा था तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही था। बट अगर आज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछे, तो दैट द आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन 34, कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34, एक्सक्लूडिंग यानी कि चीफ जस्टिस को हटा कर ये कितने जजेस हैं, तो दैट विल बी 33। पूछ लेगा विमेन जजेस कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, विमेन जजेस एक है सिर्फ, विमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो दैट विल बी ओनली वन, दैट इज बीवी नागरत्ना, ठीक है। बीवी नागरत्ना का नाम याद रखना है क्योंकि वही एक इकलौती अभी सुप्रीम कोर्ट में विमेन जज है।
मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द एज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि सिंपल से पूछ रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में अगर हम बात करें, जहां पास क्या देता है कि जो भी 18 साल से हो गया है जिनकी उम्र, वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 18 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में दे रखा है राइट टू वोट का। तो आर्टिकल 326 में हमें राइट टू वोट दे रखा है। ये पहले क्या था, ये पहले वोटिंग एज अर्लियर वाज 21, it is reduced to 18 by amendment। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कौन सा अमेंडमेंट था जिससे 18 साल कर दिया गया 21 से। तो ये अमेंडमेंट आपको बताना है। आर्टिकल 326 जो है वो राइट टू वोट का हमें पावर देता है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, यानी कि कितने हैं? तो एज ऑफ नाउ 22, अभी के टाइम पर 22 है। पहले ये था कितना, 14 था ये। ठीक है, पहले ये 14 था इनिशियली, फिर हम लोगों ने बाद में क्या किया, कुछ कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किए, जैसे कि हम लोगों ने सिंधी को ऐड किया है 21st अमेंडमेंट से। ठीक है, सिंधी को हमने ऐड किया है 21st अमेंडमेंट से। इसके अलावा और हमने क्या ऐड किया है, इसके अलावा हमने ऐड किया है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हमने किससे ऐड किया है, ये हमने ऐड किया है 71st अमेंडमेंट से। इसके अलावा हमने ऐड किया है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जो हमने ऐड किया है, ये हमने 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 8th शेड्यूल के बारे में कहाँ ऐड किया है, 8th शेड्यूल में हमने ऐड किया है। 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। इनिशियली 14 थे, बाद में ये सारे लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। और ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपसे पूछता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। A person can remain a minister in the union cabinet without being a member of either house of parliament for a maximum period of। ठीक है, हम लोग जिसको कहते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हिस्सा होता है एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और जिसे हम क्या कहते हैं, इसी यूनियन कैबिनेट जो है, इसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार जो कहते हैं, इसी को कहते हैं। इसी में जो है क्या, पीएम भी होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके अलावा कुछ कोर मिनिस्टर्स, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये कोर मिनिस्टर्स इस यूनियन कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक इंसान मिनिस्टर बन के रह सकता है यूनियन कैबिनेट में बिना दोनों हाउस के मेंबर हुए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के में उसे इलेक्ट नहीं किया गया है। He is not elected in the लोकसभा एंड राज्यसभा। और इस कैबिनेट का को कौन चुनता है, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एक ऐसे इंसान को उसने अपॉइंट करवा लिया प्रेसिडेंट से रिकमेंड करके कि हाँ, इस इंसान को जो है आप जो है ये दे दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे दीजिए। ठीक है, तो वो अभी क्या है, लेकिन उसको इलेक्शन नहीं लोकसभा में उसने कंटेस्ट किया है, नहीं राज्यसभा में, इन दोनों का वो मेंबर नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें वो जीत कर आया है, ना ही वो राज्यसभा में जीत कर आया है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर रहा है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट मान लेगा। लेकिन कब तक मानेगा, तो वो 6 महीने तक ही, ठीक है, 6 महीने तक ही वो रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा इलेक्शन में जीत कर आना होगा, या तो राज्यसभा इलेक्शन में जीतना होगा, और जीत करके पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता है, तो 6 महीने के बाद इसकी जो मिनिस्टरशिप है, यूनियन कैबिनेट का जो हिस्सा बना है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमें याद रखना है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जिसे हम लोग कोर गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर कहता है, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट से कि भाई एडवाइस करता है कि ये इस इंसान को बना लो, ठीक है, इस इंसान को बना लो, वो उस इंसान को बना लेता है, और वही बनती है मंत्रिमंडल जिसको हम कहते हैं। और मंत्रिमंडल क्या करती है, हमारे लिए कानून लेकर
लेकर के आती है हमारे लिए कानून, कुछ प्रपोज करती है, ठीक है, और फिर साथ में एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनती है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यही क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, यही होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये क्या होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और यही लोग क्या है, कब तक रह सकते हैं, तो या तो इन दोनों में से ये मेंबर हो, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, या फिर अगर मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक ही रह सकते हैं। 6 महीने जैसे ही खत्म होगा तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो वेल एंड गुड, उनकी मेंबरशिप नहीं खत्म होगी। Question number 16. Who among the following discharge the function of President of India in the absence of President and the Vice President? तो हम ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट के जगह पर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? तो इन दैट केस हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? तो ये हम लोगों को पता होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देख भी चुका है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही वॉज सीजीआई, और उस टाइम पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट खाली था, इस वजह से क्या है, ये क्या बने थे, ही एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ही एक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो उस पोस्ट के खाली होने की वजह से ये क्या है, ये सीजीआई जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये बने थे क्या है, हमारे प्रेसिडेंट कुछ दिनों के लिए। द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी, ठीक है, 1946 में ये जो बनी है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ये क्या कह रहा है, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वही अगर पूछ लेगा टेम्पररी या इंटरिम, टेम्पररी या इंटरिम चेयरमैन, तो दैट विल बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। The preamble of Indian Constitution adopted on 26 नवंबर 1949, कि इसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को, जिस प्रीएम्बल को did not include the term, उसमें कौन सा टर्म इंक्लूडेड नहीं था? तो हम देखेंगे कौन सा टर्म इंक्लूडेड नहीं था, तो हम देखेंगे सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटीग्रिटी था, रिपब्लिक था, कौन सा नहीं था? तो हम देखेंगे सोशलिस्ट नहीं था, उसके अलावा और क्या नहीं था, सेक्युलर भी नहीं था, उसके अलावा और क्या नहीं था, इंटेग्रिटी। ये तीनों के तीनों टर्म्स किससे ऐड किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं प्रीएम्बल में। तो ये बात हमें याद रखना है। कितनी बार अमेंड किया गया है प्रीएम्बल को? प्रीएम्बल अमेंडेड फॉर ओनली वन टाइम, एक ही बार अमेंड हुआ है। ठीक है, एक ही बार इसको अमेंड किया गया, और ये तीनों वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल में 1949 वाले प्रीएम्बल में इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो ये तीन के वर्ड को क्या हम 1 2 3 जो है यहाँ पास आपको ऐड करना है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। साथ में ये बात कही गई है कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। इट वाज सेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? इन केशव नंदा भारती केस। कैन बी अमेंडेड ये कहा है किसने? केशव नंदा भारती केस में कहा गया है। इसे ही हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सब के सब प्रीएम्बल को ही कहा गया, होरोस्कोप कहा गया, आइडेंटिटी कार्ड कहा गया, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अपर हाउस को या राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इसके
को प्रिसाइड कौन करता है, ठीक है, वहां जो भी मीटिंग होती है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो कहीं भी प्रिसाइड मतलब क्या होता है, प्रिसाइड मतलब वहां का चेयरमैन या स्पीकर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन हम लोग किसको बोलते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं। वैसे ही पूछेगा कि जो लोकसभा यानी कि लोकसभा यानी लोअर हाउस है, उसके कौन होते हैं चेयरमैन, या उसकी मीटिंग को कौन प्रिसाइड कर रहा है, तो वहां पास हो जाएगा हमारा स्पीकर। लेकिन यहाँ पास क्या हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और इनके एब्सेंस में एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो कौन है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो मुझे अभी करेंटली वो मुझे जरूर बताइएगा कि हु इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। राज्यसभा की मेंबरशिप कितने मेंबर्स होते हैं मैक्स, तो मैक्स जो हो सकते हैं 250 हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या है, ये परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, परमानेंट हाउस क्यों, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स, इंडिया के डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है, तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स। ये चीज हमें याद रखनी है कि सुप्रीम कमांडर इंडियन डिफेंस फोर्स का कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके अलावा और किस नाम से हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग डी ज्योर हेड के नाम से भी कह सकते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी हेड ऑफ द स्टेट के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या है, प्रेसिडेंट के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, डी ज्योर हेड, हेड ऑफ द स्टेट, ये सब क्या है, प्रेसिडेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है इसी के नाम पर लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ यूनियन टेकन इन हिज नेम, प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाता है। आप लोग मुझे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दे रखा है ये बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, या क्लेमेंसी पावर भी जिसको कहते हैं, क्लेमेंसी, ये किस आर्टिकल में दे रखा है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी मोर देन, लोकसभा में के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात पूछी गई है। अभी मैंने आप लोगों को राज्यसभा का बताया, तो लोकसभा का कितना है, 550 मेंबर्स है, ये हमें याद रखना है। पहले 552 होता था, लेकिन हमने क्या किया है, उन 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा दिया है, ठीक है। तो हमें रखना है 104th अमेंडमेंट से हमने क्या किया है, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा दिया है। तो राइट नाउ मैक्सिमम लोग जो इलेक्ट होकर के लोकसभा में आ सकते हैं, दैट इज 550 मेंबर्स ओनली। मेंबर्स ये क्या है, रिमूव कर दिया गया है by 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom, कौन रिकमेंड करता है, हाई कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है प्रेसिडेंट को, क्या प्राइम मिनिस्टर देता है, नहीं, क्या अटॉर्नी जनरल देता है, तो कोलेजियम ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें कौन होते हैं, इसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, ये बनाते हैं कोलेजियम। और ये 5 लोग डिसाइड करते हैं कि कौन CJI बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन किसका ट्रांसफर होगा, ये सारी चीजें क्या है, ये कोलेजियम डिसाइड करता है। इस कोलेजियम को जो लाया गया था, इसकी बात की गई थी सेकंड जजेस केस में, सेकंड जजेस केस में, ठीक है। इसके साथ में एक और आया है थर्ड जजेस केस। तो ये दोनों केस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों केसेस में कोलेजियम के बारे में बात किया गया और कहा गया कि कोलेजियम जो भी रिकमेंड कर रही है वो क्या है, प्रेसिडेंट को मानना है, यानी कोलेजियम का वॉट एवर एडवाइस रिकमेंडेशन है दैट इज मैंडेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन से, अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता है। तो ये जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है ये, लेकिन थर्ड जजेस केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से गया था। तो ये दोनों केस क्या है, दीज बोथ केसेस आर
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हुआ है कोलेजियम का डेवलपमेंट। कोलेजियम का मतलब सीजेआई प्लस 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये 5 लोग मिल करके क्या करते हैं, सीजेआई की कौन नेक्स्ट सीजेआई बनेगा, किसका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है, किसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में होगा, किसका ट्रांसफर होगा, ये सब डिसाइड करते हैं ये कोलेजियम। इस कोलेजियम का काम होता है, और इनको अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट, लेकिन रिकमेंड करती है ये कोलेजियम। ये बात याद रखना है, कोलेजियम को हटाने के लिए 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था, लेकिन इस 99th अमेंडमेंट एक्ट को क्या कर दिया गया है, इस 99th अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 में। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, तो जहां पास भी वर्ड अडॉप्टेड आए, इनैक्टेड आए, ठीक है, तो वहां पास हमें क्या याद रखना है, वहां पास हमें याद रखना है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर। अडॉप्टेड है, इनैक्टेड है, इन सब के लिए कौन सा डेट हो जाएगा, तो दैट विल बी 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इन्फोर्समेंट की, तो इन्फोर्समेंट डेट हो जाएगा हमारा, इन्फोर्समेंट डेट हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 क्या है, इनैक्टेड डेट है, अडॉप्टेड डेट है, या कंप्लीशन डेट भी कह सकते हैं, कि जिस दिन हमारा संविधान जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर हु कैन टेबल ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा मोशन होता है जिसके बाद अगर वो पास हो गया तो सरकार क्या है, गिर जाती है। इससे ये प्रूव होता है कि दैट लोकसभा हैज नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कैबिनेट है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा के मेंबर को, उसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट होगा लोकसभा में ही, तो ये बात हमें याद रखना है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए लोकसभा के, तो इस रिजोल्यूशन को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टार्ट करने के लिए 50 मेंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमेशा ओरिजिनेट होगा लोकसभा में, और यहाँ पास इसका मतलब यही होता है कि जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा है, दे आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर ये मोशन पास हो गया तो वहां पास गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसके बाद क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, लोकसभा को। इसीलिए लोकसभा क्या है, एक टेम्पररी, सॉरी, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर देता है, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देता है। ये डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ही हेल्ड कौन से ऑफिस को किया जा सकता है, तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, चीफ जस्टिस, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो ये टेन्यर हो गया, इनका टेन्यर हो गया, और इनका टेन्यर, इनका टेन्यर को क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर नहीं होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट का साथ में पीएम का, इसके साथ में अटॉर्नी जनरल का, इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का जो टर्म होता है, टेन्यर होता है, दैट इज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इन सारे लोगों का टेन्यर क्या होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इन लोगों का टर्म, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, चेयरमैन, इनका फिक्स्ड होता है। तो इसी ये बात हमें याद रखनी है। Which of the following high court has the largest number of benches? सबसे ज्यादा बेंच किसके पास है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से बेंच है, एक तो असम में बेंच है गुवाहाटी, ठीक है, इसके अलावा ईटानगर में है इसका बेंच, इसके अलावा और कहाँ है, ऐजवाल में है, इसके अलावा कोहिमा में है। ठीक है, तो असम, ईटानगर, ऐजवाल, कोहिमा, ठीक है। ऐजवाल कहाँ है, मिजोरम हो गया। तो यानी इन सब का जो बेसिकली हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है, लेकिन उसी का बेंच यहाँ बना दिया गया ऐजवाल में। इन सब का हाई कोर्ट कहाँ है, असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी में ही है। ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट तो है गुवाहाटी ही, लेकिन इसी कोर्ट का हाई कोर्ट का बेंच यहाँ ईटानगर में बना दिया गया है, ठीक है। कोहिमा यानी कि नागालैंड, तो ये क्या है, इनका बेंच कोहिमा में भी है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि किस
हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा बेंच है तो वो है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और असम में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by। इनकी मोनोपोली थी, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में आकर के कोई और ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इसको खत्म किस एक्ट से किया गया है? तो दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस चार्टर एक्ट से क्या है, इसको एंड कर दिया गया था, लेकिन एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा was established। साथ में क्या किया गया था, साथ में कहा गया था कि यहाँ पास जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, दोनों दो प्रेसिडेंसीज कौन, मद्रास और बॉम्बे। तो ये बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कही गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 18 भी और 1773 भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सिटीजन जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पास ये जो क्वेश्चन है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से पूछा गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, उसमें क्या है, प्रोसेस बताया गया है कि किसी भी इंसान को अगर सिटीजनशिप लेना है तो वो कैसे ले सकता है। तो सबसे पहले तो बर्थ, अगर उसका यहाँ जन्म हुआ है तो उससे हो जाएगा। डिसेंट से ले सकता है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, वंशज है, ठीक है, उसके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो इंडियंस रहे हैं, तो उस बेसिस पर ले सकता है। रजिस्ट्रेशन से ले सकता है, नेचुरलाइजेशन से ले सकता है, या फिर इंडिया ने टेरिटरी को क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है। दूसरी टेरिटरी को इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, इंडियन गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी। मान लेते हैं इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री के हिस्से को अपना कंट्री में मिला लिया है, तो उस हिस्से के जो भी लोग होंगे वो इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी, वो भी क्या है, इस तरीके से क्या है, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, बर्थ है, डिसेंट है, नेचुरलाइजेशन है, बिल्कुल सही है। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, क्या इंडिया में कोई आकर के प्रॉपर्टी खरीद लेगा, इस बेसिस पर किसी को सिटीजनशिप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और यहाँ पास क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि नहीं, कौन सा नहीं है, तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी एक्वायर करने से नहीं मिल जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने टेरिटरी पर क्या कर लिया है, अपने यहाँ मिला लिया है, मर्ज कर लिया है, तब जाकर के मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर करने से नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, इससे रिलेटेड इसी तरह से आप देखिएगा कि जो भी चीजें न्यूज में रह रही है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2023 का, तो रिसेंटली काफी ज्यादा सीए हुआ था, ठीक है, तो उससे भी, इस वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप क्या कीजिएगा, एक पैटर्न को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा और उससे रिलेटेड आप देखिएगा कि क्या अभी कोई चीज न्यूज में चल रही है। अगर कोई चीज न्यूज में चल रही है तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, वो याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एंड आई होप कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, आप अच्छे से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।